आइए आज डीसी शंट जनरेटर के बारे में डिस्कस करते हैं कि डीसी शंट मोटर पहले क्या था, जो हमने प्रीवियस वीडियो में दिया है। कि अगर ये मोटर है, डीसी शंट मोटर है, एम से अगर मैं लिखता हूं, तो इसको पावर सप्लाई की जरूरत होती है, इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई। टू रन इट। बट जनरेटर क्या है? अगर कोई जनरेटर है तो ये जनरेट कर रहा है, इट इज जनरेटिंग द इलेक्ट्रिकल पावर। बट कहाँ से वो जनरेट कर रहा है, इसको एनर्जी मिल कहाँ से रही? तो इसे एनर्जी मिल रही है एक्सटर्नल इंजन से। कोई इंजन है या मशीन है जो रोटेट कर रहा है, इससे जनरेटर अटैच्ड है, मैकेनिकल पावर इसको मिल गया और ये इलेक्ट्रिकल पावर में इसको जनरेट कर रहा है। तो जनरेटर के लिए इम्पोर्टेंट है आपको इंजन या एक्सटर्नल मशीन होना जरूरी है जो जनरेटर को रोटेट कर सके। जबकि मोटर के लिए क्या है, सिर्फ आप मोटर है उसको इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई दिए, ये घूमना शुरू हो जाएगा। DC and shunt, so which we already had discussed in our previous video in DC shunt motor. So it is obvious DC is direct current and shunt is the field winding is parallel to the armature winding. The same way here also. In generator also, DC shunt generator, the field winding is parallel to या connected parallel to the armature winding. तो आइए हम लोग इसको सिंपल लाइन डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। जनरेटर में भी आर्मेचर है, जनरेटर का आर्मेचर ये है। इसके लिए मुझे फील्ड वाइंडिंग पैरेलल में लगानी पड़ेगी, आर्मेचर वाइंडिंग के पैरेलल लगानी पड़ेगी। ये आपका आर्मेचर वाइंडिंग है, इसके पैरेलल लगानी पड़ेगी, लगाएंगे। तो ये आपकी फील्ड वाइंडिंग हो गई, ये आर्मेचर वाइंडिंग हो गई। आर्मेचर वाइंडिंग के पैरेलली कनेक्टेड है फील्ड वाइंडिंग। अब क्या है, आर्मेचर को घुमाने के लिए
मुझे किसी प्राइम मूवर या इंजन की ज़रूरत है या मशीन की ज़रूरत है जो उसको घुमा सके। तो इसका मतलब है कि इसके साफ्ट, सॉरी, आर्मेचर वाइंडिंग का साफ्ट या आर्मेचर का साफ्ट, आर्मेचर का साफ्ट, साफ्ट के ऊपर वाइंडिंग होती है, ये अगर उसका साफ्ट है तो इसको टर्न करने के लिए इस साफ्ट को टर्न होना जरूरी है। हम लोग सिंपल स्केच डायग्राम बना रहे हैं। तो ये आपका वो इंजन है। ये वाला है जो इंजन है जो इसको टर्न करता है, तो आर्मेचर टर्न हो रहा है। आर्मेचर टर्न होता है तो ये ईएमएफ जनरेट कर रहा है। आर्मेचर के क्रॉस वो ईएमएफ जनरेट कर रहा है, दैट इज ईजी। अब इस ईएमएफ की वजह से इस सर्किट में करंट फ्लो करना शुरू होता है। तो ये करंट आपको आर्मेचर से निकल रहा है, तो इसका नाम हम लोग आर्मेचर करंट कर दें, आई ए। ये यहां से यहां गया, फिर इस जंक्शन पे आके पार्ट ऑफ द करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर गया, पार्ट ऑफ द करंट इधर चला जाएगा। तो ये जो पार्ट ऑफ द करंट जा रहा है वो है फील्ड वाइंडिंग की से निकल रहा है वो, तो उसको आई एस एच हम लोग नाम दे देते हैं। एस एच इज फॉर शंट, एम्पियर थ्रू द शंट वाइंडिंग और द फील्ड वाइंडिंग, व्हाटएवर यू से। अब देखिए इसमें दो कंडीशन हो सकता है। ये वाला जो करंट जा रहा है वो लोड अगर अप्लाई किया हुआ है, किसी लोड को, सब इलेक्ट्रिकल लोड को सप्लाई कर रहा है, तब तो ये करंट पास करेगा। सॉरी। लेकिन अगर लोड नहीं है, जैसे हम लोग बात करते हैं नो लोड करंट, तो नो लोड करंट के केस में ये वाला कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। तो जितना भी आईए होगा वो यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ से ऐसा निकल आएगा। अब सिंस वी आर सेइंग कि ये वाला जो कंपोनेंट है वो लोड के लिए जा रहा है, तो उसका नाम हम लोग आई एल दे देते हैं।
ये लोड है, लोड मीन्स ये इलेक्ट्रिकल लोड, इलेक्ट्रिक मोटर हो सकता है। तो जस्ट सिंपल स्केच में बना रहा हूँ, इट कैन बी मेनी इन डिवीजन 1 2 3 4, बट जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी मैं एक ही लोड दिखा रहा हूँ। तो ये वाला जो लोड करंट है वो यही लोड करंट इसके थ्रू यहाँ पास करेगा। और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसका नाम हम लोग टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों टर्मिनल के बीच में हो रहा है, ये वाली लाइन के टर्मिनल और इधर वाली। अब क्या है कि आर्मेचर की वाइंडिंग है, तो वाइंडिंग कंडक्टर में उसका अपना एक रेसिस्टेंस होगा। तो आर्मेचर के अंदर एक रेसिस्टेंस होगा जिसका नाम हम आर्मेचर रेसिस्टेंस RA दे देते हैं। और ये शंट वाइंडिंग है या फील्ड वाइंडिंग है, तो इसकी अगर मैं बात करूं, इसका भी अपना एक रेसिस्टेंस होगा। RSH। ये आपकी इंजन हो गई है, ये इंजन है या मशीन है विच इज टर्निंग दिस। तो इंजन टर्न घुमा रहा है इस शाफ्ट को, ये शाफ्ट घुमा रहा है आर्मेचर को, एंड बिकॉज ऑफ आर्मेचर का ये मोशन की वजह से जनरेटेड EMF जो है वो across the armature is EG. G stand for generated and E for EMF. अब करना क्या है, अब आप देखिए कि आपका ये करंट IA आर्मेचर से निकला, बिकॉज ऑफ दिस जनरेटेड EMF निकला, यहाँ आया, शंट में ISH के इक्वल गया और यहाँ से वो लोड करंट IL निकल गया। तो आप लिख सकते हैं IA is equal to ISH प्लस IL, है ना, क्योंकि IA ही तो ब्रेक हो रहा है ना, एक पार्ट इधर जा रहा है, एक पार्ट इधर जा रहा है। तो ये आपका एक इक्वेशन हो गया फॉर अंडरस्टैंडिंग। नाउ अब इन टर्मिनल के बीच को देखिए, टर्मिनल का हम लोग कुछ नाम दे देते हैं फिर से। इसको हम लोग A कहते हैं और ये वाला B कहते हैं। तो जैसा मैंने DC शंट मोटर के केस में बताया कि यहाँ से अगर आप वॉक करना शुरू करेंगे, इस वे में जाना शुरू करेंगे, तो बीच में कोई भी रेसिस्टेंस या इम्पीडेंस नहीं है।
तो इसका मतलब क्या है कि ये भी पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट भी ए है, ये पॉइंट भी ए है इलेक्ट्रिकली, फ्रॉम इलेक्ट्रिकल पर्सपेक्टिव। अब ये बी है तो ये भी आपका बी होगा, ये भी बी, ये भी बी होगा, ये भी बी होगा। अब ए का पोटेंशियल हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर ए का हम लोग वी असाइन कर दें एंड पोटेंशियल ऑफ बी का वी डी असाइन कर दें, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू द टर्मिनल वोल्टेज। इसका नाम हमने वी भी दिया है। होपफुली यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग में कोई दिक्कत नहीं है। एज आई सेड, अगर डीसी शंट मोटर को आप अच्छे ढंग से समझ गए हैं तो डीसी शंट जनरेटर को समझने में कुछ भी समय नहीं लगेगा। मोर और लेस इट इज सेम, ओनली थिंग द करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जनरेटर जनरेट कर रहा है करंट, वहाँ पे मोटर में करंट इन हो रहा था। तो चलिए अब हम लोग इस यहाँ से यहाँ आते हैं। ए से चलना शुरू किए, वी ए नथिंग, नो रेसिस्टेंस, बट यहाँ रेसिस्टेंस है और करंट इसके थ्रू आई शंट फ्लो कर रहा है और आरएसएच रेसिस्टेंस है, तो इसके क्रॉस ड्रॉप कितना हो जाएगा, पोटेंशियल आईएसएच। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ के लिए। तो आप कहाँ पहुँच गए, वीबी पे पहुँच गए। देखिए कितना सिंपल इक्वेशन है, सब अपने आप निकलता चला जाएगा। वी ए माइनस वी बी इज वी तो अगर मुझे ISH को निकालना है तो इस इक्वेशन को मैं यहाँ ले जाऊं, ये लिख दूं, ये भी आपका एक इक्वेशन हो गया। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, देखिए यहाँ पे V अगर सेम रहेगा मीन्स टर्मिनल वोल्टेज अगर सेम रहेगा, रेसिस्टेंस तो आपका कांस्टेंट है इसका, तो अगर टर्मिनल वोल्टेज सेम है तो शंट करंट हमेशा सेम ही आएगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेदर जनरेटर लोड को सप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, नो लोड कंडीशन में चल रहा हो या लोडेड कंडीशन में चल रहा हो। बिकॉज इसका डिपेंडेंस ओनली टर्मिनल वोल्टेज और इसके रेसिस्टेंस पे है, तो शंट करंट आपका हमेशा सेम आएगा, कांस्टेंट आएगा। अगर वोल्टेज
the terminal voltage is same. Unless you touch the terminal voltage, means there is change in terminal voltage, तब ये चेंज होगा. आपको सीधा किसी भी इक्वेशन में यही देखना चाहिए कि ISH किस पे डिपेंड कर रहा है, V पे डिपेंड कर रहा है और RSH पे डिपेंड कर रहा है. तो क्या हमारा RSH चेंज हो रहा है? नहीं चेंज हो रहा है, तो नीचे वाला पार्ट कांस्टेंट है. क्या हमारा V चेंज हो रहा है? नहीं चेंज हो रहा है, तो हमारा ISH कांस्टेंट होगा. तो दूसरा इक्वेशन ये हो गया. अब इस वाले सिस्टम में जाइए, P2A आर्मेचर के क्रॉस. तो हम लोग शुरू करें, VB से शुरू करते हैं. VB RA करंट, आर्मेचर करंट इधर की ओर फ्लो कर रहा है. तो हमारा voltage drop due to this armature resistance will be this much. बट यहाँ से यहाँ जब जा रहे हैं ऊपर, तो ये प्लस EG से आपका वोल्टेज इंक्रीज हो जा रहा है, तब आप जाकर पहुंच गए VA पे. ठीक है, मैंने इसे रीअरेंज कर दिया. देन मुझे मालूम है VA माइनस VB इज V. तो हमारा ये इक्वेशन क्या हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये. सिंपल है. अगर आप कभी कंफ्यूज होंगे तो आप डायरेक्टली ये डायग्राम बनाइएगा फटाफट, देन यू विल कम टू नो. तो आप इस पर तुरंत कंक्लूड कर सकते हैं. आर्मेचर के थ्रू क्रॉस कीजिए, आपको मिल जाएगा. सेम वे शंट वाला है. अगर शंट वाला है तो फील्ड वाइंडिंग के थ्रू क्रॉस कीजिए. दोनों में फर्क देखिएगा. यहाँ से फर्क है कि DC शंट मोटर में ये प्लस के जगह माइनस साइन था, बट DC शंट जनरेटर में ये साइन प्लस है. वो इसलिए है क्योंकि आर्मेचर से करंट निकल रहा है. यहाँ ये जनरेट कर रहा है, EG सप्लाई कर रहा है करंट को. मोटर में क्या था, करंट इधर इस तरफ से सप्लाई से आता था और आर्मेचर में घुसता था, अपोजिट डायरेक्शन में था, इसलिए वहाँ पे माइनस आता था. तो अगर कभी कंफ्यूज होते हैं तो इस वे में आप इसको दोबारा रिकलेक्ट कर सकते हैं बाय सिंपली थिंकिंग कि वहाँ पे और इसमें क्या फ़र्क था. तो अब आइए, हमें कितना इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट कर रहा है आर्मेचर. तो पावर जनरेटेड बाय द generator, if I say
Eg। तो सिंपल चीज है, उसके क्रॉस जो ईएमएफ है इनटू आर्मेचर करंट। तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल पावर generated by the generator is this much। तो इसको भी आप मार्क कर सकते हैं। ये समझ रहे हैं ना, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में पावर कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, सिंपल VI इन डीसी सिस्टम VI। तो जनरेटर ने EG वोल्टेज को जनरेट किया और इसके थ्रू जो करंट जो पास कर रहा है वो IA है। EG की वजह से IA एस्टैब्लिश हुआ, आर्मेचर करंट एस्टैब्लिश हुआ। So EG into IA is your पावर ऑफ द जनरेटर। अब इस इक्वेशन को देखिए, अगर आर्मेचर करंट चेंज होगा तो पावर जनरेटेड विल चेंज। अगर ईएमएफ ऑफ जनरेटर चेंज करेगा तब भी पावर जनरेटेड विल चेंज। अगर दोनों चेंज होगा तब भी आपका ये चेंज करेगा पावर जनरेटेड। किसी इक्वेशन को आप ऐसे ही स्टडी करते हैं ना, कि उसके लेफ्ट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड में क्या क्या चीज़ें हैं। अगर एक को मैं चेंज करूँ तो उस पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या फ़र्क पड़ रहा है, अगर मैं दोनों को चेंज करूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या फ़र्क पड़ रहा है, बस यही चीज़ है। तो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटेड का बाय डेफिनेशन यू नो ये है, नॉट बाय डेफिनेशन, आपने बहुत बार ये कर चुका है, VI यू नो दिस फॉर द DC सर्किट। अब और कौन सा पावर होगा, लोड वाला जो पावर है, जो लोड के क्रॉस जो पावर है, वो कौन सा पावर है, जनरेटर का आउटपुट पावर है जो किसी मोटर को सप्लाई किया जा रहा है। मीन्स पावर अवेलेबल टू द लोड इज, तो अगर हम लोग उसको PL बोल दें तो लोड के क्रॉस वोल्टेज क्या है, V है आपका। करंट क्या पास कर रहा है लोड के थ्रू, IL है। तो ये जो है आपका, इसको आउटपुट पावर भी बोल सकते हैं या पावर सप्लाइड टू द लोड कह सकते हैं। PO आउटपुट, PL लोड। अब क्या क्या और क्या है आपका, जैसे हम लोगों ने DC शंट मोटर में बैक EMF निकाला था, वैसे ही आपका यहाँ पे ये जो जनरेटेड EMF है, इसके लिए एक्सप्रेशन चेंज नहीं हो रहा है, सेम इक्वेशन है। आप वही चीज लिखिएगा, इससे P मीन्स नंबर ऑफ पोल्स,
flux per pole, number of conductor, RPM, number of parallel path. सेम चीज, सेम इक्वेशन। अब और क्या सोच सकते हैं? अब आप ऐसा सोचिए, ये इंजन ने मैकेनिकल पावर ट्रांसमिट किया आर्मेचर को, एंड आर्मेचर को मोशन में, रोटरी मोशन में सेट कर दिया। लेकिन क्या जो पावर इसको सप्लाई किया जा रहा है उतना पावर ये जनरेट कर पा रहा है? जनरेटर आपका क्या उतना पावर जनरेट कर रहा है? वो उतना पावर वो जनरेट नहीं कर पाएगा। इसलिए हर इंजन की इफिशिएंसी होती है ना, आउटपुट बाय इनपुट। तो इनपुट पावर आपको इंजन दे रहा है, आउटपुट इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटर दे रहा है फ्रॉम हियर, है ना? नॉट विद दिस, so don't you're confused with this. तो कहाँ ये लॉस हो जा रहा है? कुछ तो लॉसेस आपको पता है, बेयरिंग्स वेयरिंग से सब में होगा, है ना? फ्रिक्शनल लॉसेस होंगे। इलेक्ट्रिकली अगर आप देखेंगे, अगर मान लिया कि हम लोग अज्यूम कर ले कि जितना पावर इसने दिया इसको पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट हो गया होता है 100%, तब भी इसके वाइंडिंग में आपको पावर का लॉस होता है। रेसिस्टेंस है ना, तो रेसिस्टेंस के थ्रू आपको मालूम है कॉपर लॉस होता है या हीट लॉस जिसको बोलते हैं, है ना? तो हीट लॉस क्या होगा आपको, बाई आई स्क्वायर आर होता है ना, तो आई ए स्क्वायर आर ए, आप इसको बोल सकते हैं आर्मेचर का कॉपर लॉस। सेम वे जब यहाँ पास हो रहा है करंट, इसका पार्ट ऑफ द करंट जो इस वाइंडिंग के पास के थ्रू पास हो रहा है, तो फील्ड वाइंडिंग में भी लॉस हो रहा है। वो कितनी लॉस हो रही है? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फील्ड वाइंडिंग या शंट वाइंडिंग कॉपर लॉस। तो ये जो जितना पावर ये डेवलप किया जनरेटर, उसका पार्ट ऑफ द पावर यहाँ कंज्यूम हो जा रहा है, पार्ट ऑफ द पावर यहाँ चला गया, गायब हो गया। तो जो बचा हुआ पावर है वो आपको आउटपुट में चला गया। अगर इक्वेशन से आपको खेलना है तो यू कैन सी लाइक दिस, ये क्या है आपका आउटपुट पावर है VIL। IL क्या है? IA माइनस ISH।
तो VIA वाला पावर जो आपको जो है जितना जनरेटर ने यहाँ डिलीवर कर दिया इलेक्ट्रिकल पावर, उसमें से इस वाले पावर को आपको माइनस मिल जा रहा है। और ये क्या है? VISH वही है। आप इसको V के जगह ISH RSH डालिए, आपको वही चीज मिल जाएगा। तो कॉपर लॉस इन द फील्ड वाइंडिंग, एंड V विल बी, आप देखिए V को डालते हैं, V को आप इस इक्वेशन से डालिए, EG के टर्म में वो आएगा। इनटू IA है ना। तो ये आपका क्या हो गया? EGIA हो गई। ये क्या हो गया? IA स्क्वायर RA हो गया। VISH क्या हो गया? V के जगह पे आप ISH RSH डाल दीजिए, तो ISH इंटू ISH विल बी I स्क्वायर। अब आप लिखिए, इसको वर्ड में लिखिए, ये क्या है? इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस्ड बाय जनरेटर। IA स्क्वायर RA क्या है? कॉपर लॉस इन आर्मेचर वाइंडिंग। इतना इलेक्ट्रिकल पावर लॉस हो गया आर्मेचर वाइंडिंग। और ये वाली क्या हो गई? अब देखिए क्या हो रहा है कि जनरेटर ने तो इतना पावर जनरेट कर दिया था, दिस मच पावर जनरेटेड, लेकिन जब करंट फ्लो करना शुरू किया तो आर्मेचर वाइंडिंग में इतना लॉस हो गया। फिर वो करंट, पार्ट ऑफ द करंट वेंट टू द फील्ड वाइंडिंग आल्सो, और फील्ड वाइंडिंग में भी रेसिस्टेंस था, तो वहां भी कॉपर लॉस हो गया इतना। तो टोटल पावर में से जहां जहां लॉस हुआ उसको घटा दिए, तो वो आपको पावर आउटपुट मिल गया। ये पावर आउटपुट मिल गया VIL। यही पावर आउटपुट आप यूज कर रहे हैं लोड में। अब लोड किसी तरह का हो सकता है, वो इलेक्ट्रिकल लोड होगा, यहाँ से सप्लाई इलेक्ट्रिकल लोड को ही जाएगा। अब इलेक्ट्रिक लोड जैसे मोटर को जाएगा, मोटर किसी चीज को भी ड्राइव करे, वो चाहे वो पंप हो चाहे कंप्रेसर हो। So you can understand now it is more or less very close to DC shunt motor, except DC shunt motor was receiving electrical supply from the ship's main or the main supply, whereas DC shunt generator is generating the electrical power and supply to the electrical loads.
अब एक चीज है, यहाँ पे जो मैंने ये लिखा है, मैंने डीसी शंट मोटर में इस चीज की मेंशन नहीं की थी। समटाइम्स क्या होगा कि आपको पैरेलल पाथ दिया हुआ नहीं होगा, एक ही के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया होगा, बट ये बोला जाएगा कि किस तरह की वाइंडिंग है आर्मेचर में। तो वाइंडिंग के दो तरीके होते हैं। एक वाइंडिंग उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस वाइंडिंग के दो तरीके हैं। एक होता है लैप वाइंडिंग और एक होता है वेव वेव वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग, चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। वन टाइप इज लैप वुंड, इसको बोलते हैं। सेकंड टाइप इज तो अगर आपको पैरेलल पाथ का वैल्यू नहीं दिया होगा, बट लिखा रहेगा कि वो जो वाइंडिंग है आर्मेचर की वो लैप वुंड है, तो उस केस में ए की वैल्यू जो हो जाती है वो नंबर ऑफ होल्स के इक्वल होता है। लेकिन वेव वुंड में नंबर ऑफ पोल्स जितने भी हों, पैरेलल पाथ का वैल्यू 2 ही होगा। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में वेव वुंड दिया रहेगा, स्ट्रेट अवे योर पैरेलल पाथ इज 2। अगर लैप वुंड दिया होगा, so you will say that A is equal to P होगा, राइट। लेकिन अगेन इसके ऊपर भी एक कंडीशन है कि कैसी वाइंडिंग की गई है, इज इट सिंप्लेक्स वाइंडिंग या डुप्लेक्स वाइंडिंग। तो क्वेश्चन में कुछ भी अगर मेंशन नहीं होगा और क्वेश्चन में सिर्फ दिया होगा कि लैप वुंड है, तो आपको स्ट्रेट अवे एज्यूम कर लेना है कि वो सिंप्लेक्स वुंड है। आपको मैं लैप वुंड के दो टाइप का मैं लिख देता हूँ। पहला टाइप तो अगर तो क्वेश्चन में नहीं दिया होगा कि सिंप्लेक्स लैप वुंड है, तो आपको अज्यूम कर लेना है कि सिंप्लेक्स ही है वो। तो उस केस में वो A is equal to number of poles। और अगर दिया रहेगा कि डुप्लेक्स वुंड है और पैरेलल और डुप्लेक्स लैप वुंड है, तो डुप्लेक्स 2 आ जा रहा है, सो इट विल बी तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। आई एम नॉट श्योर आप लोगों को डुप्लेक्स वुंड पे आता है या नहीं आता है, बट इन केस किसी क्वेश्चन में अगर दे दिया तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डुप्लेक्स है इसलिए 2 टाइम्स नंबर ऑफ पोल्स हो जाएगा पैरेलल पाथ। तो ये आपका ओवरऑल सिनेरियो है डीसी शंट जनरेटर का। जैसा टॉर्क को आपने वहां लिखा था जिस वे में, सेम वे यहाँ भी आपको डिफाइन करना है कि टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी इज पावर जनरेटेड।
तो आप ऐसा सोचिए कि जब इंजन चल रहा है, इंजन, और ये जब जनरेटर ने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी शुरू कर दी, मीन्स मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट कर दिया है, तो उस केस में आपका उस केस में जो टॉर्क होगा इनटू एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी आपको कहाँ से मिलेगी, आरपीएम मालूम है, वहां से मिल जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2πn होता है। जब टॉर्क इनटू ओमेगा जो है, यही पावर आपका EGIA के इक्वल है। अब ये टॉर्क कैसा है, इस टॉर्क को समझिए, क्योंकि मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट किया तो इतना एनर्जी का लॉस हुआ, इतना एनर्जी शाफ्ट में से जा रहा है, लॉस नहीं कहना चाहिए, शाफ्ट से जा रहा है टू कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये जो टॉर्क है क्या होता है, शाफ्ट आपका जो इंजन का शाफ्ट होगा वो रिवर्स डायरेक्शन में टॉर्क को, जैसे इंजन का रोटेशन अगर ये है तो शाफ्ट पे जो एक टॉर्क है वो इस डायरेक्शन में उसको एक्सपीरियंस होगा, उल्टा डायरेक्शन, वही टॉर्क ये वाला टॉर्क है। अगर रिवर्स टॉर्क नहीं आता तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर आपका इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट नहीं कर पाता। तो ये जो टॉर्क कभी भी बात आएगी तो ये समझ लीजिएगा कि दिस टॉर्क हैज कम फ्रॉम the generator to the shaft and it acts opposite to the direction of rotation. देखिए किसी भी इंजन का या जनरेटर का आरपीएम कैसे फिक्स होता है, अगर ये उसकी शाफ्ट है, इधर आपका इंजन है, चलिए ब्लॉक में आप समझिए, इंजन है और इधर आपका ऑल्टरनेटर है, तो इंजन की वजह से जो पावर मिल रहा है उसको हीट इनपुट से, उसकी वजह से इसको टॉर्क मिला है और ये टर्न हो रहा है। गवर्नर उसको कंट्रोल किए हुए, किस आरपीएम से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है तो उसको कंट्रोल किए हुए। लेकिन जैसे ही आपने पावर जनरेट किया और कनेक्ट कर दिया बस बार से फॉर सप्लाई, लोड देना शुरू किया, तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला आपको रिवर्स डायरेक्शन में टॉर्क क्रिएट कर देता ऑन द शाफ्ट। तो इन दोनों का सम
ज़ीरो होता है, क्योंकि एक 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 इस डायरेक्शन में है और दूसरा जस्ट उसका उल्टा डायरेक्शन में, और दोनों इक्वल है। फॉर आरपीएम टू बी सेम, अगर आरपीएम को सेम रखना है तो दोनों को इक्वल होना है। अगर नहीं होगा दोनों सेम तो आरपीएम सूटअप करेगा। So this is all about the DC shunt generator. I hope you understood it. In case anywhere any doubt, please go through the video twice, and still you could not understand at some point, you can mention in the feedback comment with by specifying the point at which you could not understand it. So I will revert back on that. मैं उसको और इजी वे में देने की कोशिश करूँगा। चलिए, थैंक यू।